प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा की शक्तियां व कार्य के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के भी एक प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम यूनिट में अपना एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे, किन किन कारणों से भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भारत में राष्ट्रीयवादी जो आंदोलन में राष्ट्रीय भावना के उदय के कारण क्या रहे, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, तो इसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का काल भारत में राष्ट्रता के जन्म का काल माना जाता है। तो विद्यार्थियों, जो 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का जो काल था वो राष्ट्रता के जन्म का काल माना जाता है। विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम आदि ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। तो अब बात करें, भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों में राष्ट्रता की भावना के उदय के विभिन्न कारण रहे, जिनकी एक एक बिंदु पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करें राष्ट्रवाद के उदय का, तो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति रही है। शोषणकारी आर्थिक नीति। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने के रूप में हुआ। जो अंग्रेजों ने भारत में आकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए एक तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों से, अंग्रेजों ने जो शोषणकारी आर्थिक नीतियां भारत में अपनाई, उससे भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे थे, जिसके कारण भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आने लगा। इस परिवर्तन के कारण ही भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। सर्वप्रथम यह परिवर्तन भूमि और कृषि व्यवस्था में आया। बच्चों, गांव की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया। भूमि कर या लगान की राशि अधिक थी। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। अब किसानों पर विशेष प्रकार की फसलें जैसे रुई है, जूट है आदि उत्पादित करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जंगल कानून अधिकार पारित कर चारागाहों एवं जंगल की भूमि के उपयोग करने के अधिकार छीन लिए गए। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी शोषणकारी और दमनकारी नीति के माध्यम से सबसे पहला जो प्रभाव डाला वो भारतीय भूमि और कृषि व्यवस्था में डाला, जिसके माध्यम से किसानों को जबरदस्ती कपास, जूट आदि के उत्पादन के लिए उन पर दबाव बनाया गया, ताकि बाहर से कच्चा माल
ब्रिटेन के उद्योगों के लिए प्राप्त हो सके, चूँकि कच्चा माल यहाँ से पैदा करवा के और अंग्रेज अपने उद्योगों के लिए ब्रिटेन भेजा करते थे, क्योंकि यहाँ सस्ती दरों पर कच्चा माल अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाता था और फिर उस कच्चे माल से वस्त्र आदि बनाकर भारतीय बाजारों में लाकर बेचा जाता था। तो इस तरह की शोषणकारी नीतियाँ उन्होंने अपनाई। इसी तरह जैसे पहले भारतीय परंपरागत समाज के अंतर्गत पशुपालन और अन्य कार्य जो कृषि पर आधारित थे, जंगलों में पशुओं को चारागाह के लिए जगह उपलब्ध न होना, उन पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाना, इस तरह की नीतियाँ अंग्रेज़ों ने अपनाई, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना पनपी। इनके अलावा ब्रिटेन के व्यापार के हितों में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जाने लगा। जिन उद्योग धंधों में अंग्रेज़ों को लाभ था, उस तरह के उद्योग धंधे भारत में स्थापित किए जाने लगे और जो भारतीय उद्योग धंधे थे उनको नष्ट किया जाने लगा। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप ही सबसे पहले भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ, क्योंकि बाहर से जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन निर्यात कर दिया जाता था सस्ते दामों में ही, और भारत में जो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो संयंत्र थे वो काफ़ी पुराने थे और पुरानी तकनीकी के थे। हथकरघा उद्योग था ज़्यादातर, और अंग्रेज वहाँ मशीनों के माध्यम से धागा बुनाई का कार्य करते थे, जिसके कारण से भारत में बनने वाले वस्त्रों की लागत अधिक आती थी और ब्रिटेन में मशीनों से बनने वाले वस्त्रों की लागत कम। तो इन कारणों से भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित किया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कारखानों में बनी हुई वस्तुओं की खपत के लिए भारत का एक मंडी के रूप में उपयोग किया। अब वहाँ से निर्मित माल भारत लाकर बेचा जाए और भारत से जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए वहाँ निर्यात कर दिया जाता था। इस तरीके से अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कारखानों में बनी हुई वस्तुओं की खपत के लिए भारत का एक मंडी के रूप में उपयोग किया। भारतीय हस्तकारी एवं शिल्पी बर्बाद होने लगे। हथकरघा उद्योग यहाँ उस समय बड़ी तादाद में था, लेकिन अंग्रेजों की नीति के कारण वो बर्बाद होने लगा। ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों, रेलवे, बैंकों आदि में अपनी पूंजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे जो हथकरघा उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, उस स्वदेशी उद्योगों का भारत में पतन होने लगा, जिसके कारण भारत में गरीबी का स्तर बढ़ गया। इसी के साथ अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजों की शोषण की नीति से इस वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ, जिसमें मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग आदि में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। तो विद्यार्थियों, इस शोषणकारी आर्थिक नीति के कारण भारतीयों में एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। जैसे स्वदेशी उद्योग धंधे नष्ट होते जा रहे थे, विदेशी फैक्ट्रियां स्थापित होती जा रही थी, भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन के लिए निर्यात किया जा रहा था, वहाँ से बन बनाए तैयार माल को भारत में लाकर बेचा जा रहा था। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपने बन बनाए माल को लाकर उच्च कीमतों पर बेचा जाने लगा, जिससे भारतीय स्वदेशी उद्योग नष्ट होने लगे। इसी आधार पर हम दूसरा जो कारण देखें तो वो कारण है प्रशासनिक एकीकरण। प्रशासनिक एकीकरण ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। जैसे अंग्रेज सरकार ने अपने हितों के लिए समान कानून एवं एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने उसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिससे उनके हित सधे। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा और इसके परिणामस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके अलावा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास भी भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
जैसे रेलवे, मोटर और आवागमन के जो अन्य आधुनिक साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, आवागमन के साधन अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के माध्यम थे, किंतु इसने भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन के लिए संगठित करने का कार्य किया। तार, डाक आदि संचार के साधनों में विचार के आदान प्रदान, राजनीतिक आंदोलनों के कार्यक्रम निश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। चूंकि अंग्रेजों ने तो भारत में जो यातायात और संचार साधन विकास अपने स्वयं की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सुविधा के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनसे भारतीयों को लाभ हुआ। उनके आवागमन के साधन बढ़ गए। एक तरीके से डाक और तार के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। एक छोर से देश के दूसरे छोर तक लोगों के समाचार पत्र पहुंचने लगे, सूचनाएं डिलीवर होने लगी। तो इन माध्यमों ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है प्रेस। प्रेस ने राष्ट्र चेतना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेस के अंदर समाचार पत्र पत्रिकाएं आते हैं। इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा प्रदान हुई, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार किया गया। प्रेस के माध्यम से लोगों में जन चेतना जागृत हुई। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों और कार्यवाहियों की आलोचना की गई। प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से सरकार की जो शोषणकारी जो नीतियां थी उनको उजागर किया जाने लगा, जिससे लोगों में वो मैसेज आने लगा अंग्रेजों के प्रति नफरत का। तो इन विभिन्न प्रकार की भूमिका यहाँ प्रेस की रही। साथ ही ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों एवं कार्रवाई की आलोचना, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि के समाचार मुख्य रूप से समाचार पत्र में छपने लगे। जो भारतीय देशी प्रेस थी उसके माध्यम से जो समाचार पत्र छपते थे उनके माध्यम से जनता में चेतना जागृत हुई और अंग्रेजों की जो दमनकारी और शोषणकारी जो नीतियाँ थी, जाति भेदभाव के जो मामले थे, वो प्रेस के माध्यम से जनता के बीच जाने लगे और जनता में उनके प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के मध्य लोकतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता की भावना आदि विचारों का प्रचार हुआ। जैसे संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, हिंदू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली हिंदू आदि राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने वाले समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इन समाचार पत्रों ने भारतीय जनता में जन जागृति पैदा की। देशभक्तिपूर्ण साहित्य ने भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में भारतीय दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा को दर्शाया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में अपने एक नाटक था भारत दुर्दशा, उसमें भारत की जो वास्तव में अंग्रेजों के साथ जो दुर्दशा हो रही थी उसके बारे में उन्होंने विचार प्रकट किया था, उनको दर्शाया था। उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली, बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी, इसी तरह मराठी में विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर आदि ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया। इनके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें रही जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्र चेतना विकसित की। भारतीयों के राजनीतिक जीवन में जिन अखबारों या पत्रिकाओं ने गहरी छाप छोड़ी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे इंडियन मिरर है, बम्बई समाचार है, अमृत बाजार पत्रिका है, मराठा है, केसरी है। ऐसे बहुत से समाचार पत्र रहे जिन्होंने भारतीयों में एक तरीके से राष्ट्रवादी भावना का विकास किया। तो विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों,
आदि ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।